देखिए, आपने अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA का नाम तो सुना होगा। वो फेमस है अपने डेयरिंग काउंटर टेरर ऑपरेशंस के लिए, जिसमें उन्होंने बिन लादेन और अबू बकर अल बगदादी को मारा था, जिनकी अनाउंसमेंट ओबामा और ट्रंप ने काफी अलग अलग तरीके से की थी। United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden. Abu Bakr al-Baghdadi is dead. After a firefight, they killed Osama bin Laden and took custody of his body. He died like a dog. आपने इजराइल की स्पाई एजेंसी मोसाद का नाम भी सुना होगा, जिसने हॉलोकॉस्ट के मास्टरमाइंड एडोल्फ आइकमैन को अर्जेंटीना तक खदेड़कर पकड़ के वापस इजराइल लाया था। मोसाद इसलिए भी फेमस है कि 1972 म्यूनिक ओलंपिक्स के मैसेकर में जो इजरायली एथलीट्स को मारने वाले आतंकी थे, मोसाद ने चुन चुन के हर एक आतंकी को एलिमिनेट किया था। और रिसेंटली ही ये हिजबुल्लाह के ऑलमोस्ट पूरे लीडरशिप को उड़ाने के लिए मशहूर है टारगेटेड पेजर एक्सप्लोजन से। The Israeli military says that it has assassinated all of these senior Hezbollah commanders. तो आइए आज हम बात करते हैं भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी यानी रॉ के बारे में। आज देखते हैं कि CIA और मोसाद जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के कंपैरिजन में रॉ कितनी ताकतवर है। रॉ को अपनी लाइफ में कितने बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है। इनफैक्ट रॉ की फॉर्मेशन के खिलाफ खुद इंडिया के होम मिनिस्टर एक समय पर खड़े थे। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने रॉ के साथ किसी भी तरह का कोऑपरेशन करने से एक बार मना कर दिया था। एक समय पर तो अलेजिडली मोरारजी देसाई और इंदर गुजराल यानी हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर्स रॉ के खिलाफ काम कर रहे थे। बाल काटने से पता चला कि उन बालों में किस चीज के रेशे, उन रेशों को भेज करके बता दिया कि जो बम धमाकों के लिए फ्यूजन बन रहा है वो यहाँ बन रहा है कठुआ। प्रधानमंत्री को बताया गया, उन्होंने फोन करके क्या भाई आप बम क्यों बना रहे हैं, तीनों मार दिए गए। गुजराल साहब जब हमारे प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने रॉ के जितने एजेंट्स थे, जितने हमारे एसेट्स थे, उन सबका पता पाकिस्तानियों को दिया, सब के सब मारे, प्रिंट करके पेपर पे लिस्ट शेयर की। ये है, इसका असली नाम ये है, ये यहाँ रहता है, जाओ हेलो बोल दो। लेकिन आज हम देखेंगे कि ऐसे चैलेंजेस के बावजूद रॉ ने ऐसे कारनामे किए हैं कि CIA और मोसाद जैसे एजेंसीज को भी उनका लोहा मानना पड़ा है। India has two of the best intelligence services in the world. One of them is the Research and Analysis Wing, which is their foreign collection wing. The other is their internal wing. India is, I was just talking about it earlier today, I think. They are so powerfully pragmatic that they have found a way to be America's ally and China's ally and Russia's ally. There has been intelligence cooperation between Israel and India over the years. It's a long cooperation. I cannot go into further detail, but you can assume that these were mutually beneficial discussions. What I can comment on was the high level and the high professionalism of my Indian colleagues. तो आइए बात करते हैं रॉ की, उनकी इनक्रेडिबल ट्रू स्टोरी की, उनके चैलेंजेस की, उनके कारनामों की, और कैसे रॉ को पोटेंशियली दुनिया की सबसे एलीट इंटेलिजेंस एजेंसीज में से एक बनाया जा सकता है। हेलो शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का CEO शाम शर्मा और आप सबको एक सेकुलर प्रणाम। साल है 1904। इंडिया में इंटेलिजेंस एजेंसीज की फॉर्मल शुरुआत ब्रिटिश राज में हुई, जब अर्ली 20th सेंचुरी में नेशनलिस्ट और रेवोल्यूशनरीज ने अंग्रेजों के सर में वैसे ही दर्द कर दिया था जैसा क्रिंज इंस्टाग्राम रील्स देख के मुझे होता है। ये सब किसके लिए बे? हैं? जिसने धोखा दिया उसके लिए, जिससे मैंने प्यार किया उसके लिए। तो इन रेवोल्यूशनरीज से निपटने के लिए अंग्रेजों ने 1904 में सेंट्रल स्पेशल ब्रांच नाम की एक इंटेलिजेंस एजेंसी बनाई थी, जिनका काम था फ्रीडम फाइटर्स और एंटी ब्रिटिश एक्टिविस्ट को ट्रैक करना। इसी डिपार्टमेंट को रीनेम करके फिर सेंट्रल क्राइम इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट रख दिया गया। 1918 में इसे और स्ट्रीमलाइन किया जाता है और इस डिपार्टमेंट को सिर्फ पॉलिटिकल इंटेलिजेंस कलेक्ट करने का प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव दिया जाता है, और फिर 1920 में इसे इंटेलिजेंस ब्यूरो का नाम दे दिया जाता है, जिसका मेन एम था इंटरनल और एक्सटर्नल जितने भी एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज हो रहे हो उससे रिलेटेड इंटेलिजेंस कलेक्ट करना। हालांकि एक फन फैक्ट इसमें यह है कि सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों को ही ऊनो रिवर्स कर दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी खुद की इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट बना ली थी जो अंग्रेजों के इंटेलिजेंस ब्यूरो के सारे एक्टिविटीज को ट्रैक करती थी। हैकर 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 या जमाआ, लो انتبهتوا لحركاته हैकर।
उसके बाद जब भारत का पार्टीशन हुआ और अंग्रेज चले गए लेकिन अपने सारे बच्चे छोड़ गए, फाइनली इंटेलिजेंस ब्यूरो भारत के लोगों के कंट्रोल में आया। लेकिन न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया के पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। इंडिपेंडेंट इंडिया में अच्छे इंटेलिजेंस ब्यूरो एजेंट्स की बहुत कमी थी, क्योंकि बेसिकली देखिए 1947 के पहले अंग्रेजों की इस एजेंसी में मेजॉरिटी स्टाफ या तो अंग्रेज थे या मुसलमान थे, क्योंकि अंग्रेज ये मानते थे कि अंग्रेज और मुस्लिम जो हैं वो अंग्रेजों की तरफ ज्यादा लॉयल हैं, जबकि जो हिंदू हैं वो भारत की तरफ ज्यादा लॉयल हैं। तो इसके बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो को फिर से जीरो से स्टार्ट करने की प्लानिंग होने लगी, जिसकी जिम्मेदारी टीजे संजीवी पिल्लई को दी गई, जिन्होंने ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी MI5 के मॉडल पर IB को वापस से खड़ा किया। लेकिन इंफॉर्मेशन ब्यूरो के एस्टैब्लिशमेंट के बाद भी ये एजेंसी अपने ही मामले में उलझी हुई थी। IB डिपार्टमेंट में इनिशियली मोस्टली वही लोग थे जो आजादी से पहले ब्रिटिश पुलिस के टॉप पोस्ट पर थे। इनफैक्ट उस समय की IB डिपार्टमेंट और ब्रिटिश की IB डिपार्टमेंट में बस बेसिक डिफरेंस इतना था कि IB की उस समय लॉयल्टी अंग्रेजों के साथ थी और अब IB की लॉयल्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास थी। इनफैक्ट एक्स रॉ चीफ RK यादव के अकॉर्डिंग ये ट्रांसफर ऑफ पावर से ज्यादा ट्रांसफर ऑफ लॉयल्टी थी फ्रॉम अंग्रेज टू कांग्रेस। 1950 में IB एक्ट क्रिएट किया जाता है, जिसमें IB का मेन फंक्शन था इंडिया के इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल दोनों के लिए इंटेलिजेंस कलेक्ट करना। और IB को बेहतर डेवलप करने के लिए संजीवी पिल्लई वॉशिंगटन जाते हैं CIA के वर्किंग और स्ट्रक्चरल मॉडल को समझने के लिए, जिसके बाद उन्होंने देखा कि CIA क्या करती है कि वो पुलिस से लोगों को नहीं उठाती, बल्कि यूनिवर्सिटी से ही रेलेवेंट कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई करके उठा लेती है। ये आइडिया पिल्लई जी को बहुत पसंद आया और इस आइडिया को इंप्लीमेंट करने के लिए उन्होंने तब की गवर्नमेंट से एग्जीक्यूटिव पावर मांगी। हालांकि उस समय की गवर्नमेंट उस समय IB को उस तरह के पावर्स देना नहीं चाहती थी और अल्टीमेटली संजीवी पिल्लई को रिप्लेस करके गवर्नमेंट ने BN मलिक को IB का हेड बनाया। हालांकि मलिक को खुद पिल्लई का यह आइडिया बहुत पसंद था, लेकिन मिलिट्री और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स में वो इतने ऑक्यूपाइड थे कि वो चाहकर भी इस आइडिया को इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, जिसके कारण अनफॉर्चुनेटली इस ऑर्गेनाइजेशन में पुलिस ऑफिसर्स की मोनोपोली भर गई। ऐसे कई इंस्टेंसेस आने लगे जहां के पुलिस ऑफिसर्स अपने नीचे सब इंटर्न्स या ट्रेनीज को बॉस अराउंड करते रहते थे, जिसके कारण IB के कई लोगों में ये फीलिंग डेवलप हो गई कि IB इज नथिंग मोर देन अ पुलिस कंट्रोल्ड ऑर्गेनाइजेशन। IB के नॉन पुलिस स्टाफ ने कई बार मलिक से इस बारे में बात भी की और कुछ स्टेप्स लेने को कहा। मलिक जानते भी थे कि ये गलत है और इस पे कुछ स्टेप लेना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल रीजंस की वजह से वो इस पे कोई स्टेप ले नहीं पाए। उस समय पर दूसरी बड़ी प्रॉब्लम इस एजेंसी के साथ ये थी कि ये एक इंटेलिजेंस एजेंसी से हटके पॉलिटिकल स्पाइंग एजेंसी ज्यादा बन गई थी। बढ़ते पुलिस मोनोपोली और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के कारण IB के जो कैपेबल ऑफिसर्स थे वो बहुत डिमोरलाइज हो रखे थे इस समय पर, जिसके कारण सिक्योरिटी लैप्सेस भी होने लगे। 1962 में चाइना और इंडिया के खिलाफ जो वॉर हुई थी वो इससे शुरू हुई थी कि चाइना इंडियन बॉर्डर्स के अंदर घुस के लद्दाख और अरुणाचल के कुछ एरियाज पर कब्जा कर लेता है। देखिए इंडियन गवर्नमेंट ने वहां पर गलती कर दी ना। चाइना की जो हड़पी हुई जमीन है उसको वापस लेने का एक ही तरीका है, वक्फ बोर्ड को वहां भेजा जाए। क्या बढ़िया था गुरु। उस समय पर माना जाता है कि IB उस पूरी वॉर में चाइना के किसी भी मूवमेंट को ट्रेस नहीं कर पाता है। फिर ठीक 3 साल के बाद चाइना की जगह पाकिस्तान अपने ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत इंडिया पर अटैक करता है और IB इसको भी ठीक तरीके से ट्रैक नहीं कर पाया। और यहाँ पर इंटेलिजेंस के फेलियर्स भी होते हैं कि वॉर के दौरान पाकिस्तान ने अपना 80% एम्युनिशन खत्म कर दिया था और वहीं इंडिया का 15% भी खत्म नहीं हुआ था। ये बात इंटेलिजेंस ब्यूरो को पता नहीं चल पाया। अगर ये बात इंडिया को उस समय पता चल जाती तो शायद वॉर और भी जल्दी खत्म हो जाती। तो इस तरह के इंटेलिजेंस फेलियर्स के बाद उस समय IB की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठने लगे। और देखिए यहां पर आता है कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट और IB के लिए एक और बड़ा सरदर्द, क्योंकि उस समय पर कोल्ड वॉर चल रहा था दो बड़े सुपर पावर्स के बीच, USSR और यूनाइटेड स्टेट्स। इंडिया नेहरू के सोशलिस्ट गवर्नमेंट के अंतर्गत USSR के साथ ज्यादा क्लोज होता जा रहा था और यह बात अमेरिका को बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी। देखिए अमेरिका जो है ना अपनी जियोपॉलिटिक्स सनी देओल स्कूल ऑफ जियोपॉलिटिक्स से सीख कर आया है। अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुमको किसी की भी नहीं होने दूंगा, लाशें बिछा दूंगा लाशें। इसी कारण CIA ने इंडिया के अगेंस्ट अलग अलग टोटके अपनाने शुरू कर दिए ताकि ग्लोबल लेवल पर भारत को बदनाम किया जा सके और उनको जियोपॉलिटिकली आइसोलेट किया जा सके। चाहे वो इन्फेमस कश्मीरी प्रिंसेस प्लेन क्रैश हो जिसपे बोर्ड करके चाइना के PM इंडिया विजिट करने वाले थे। बाद में पता चलता है कि अलेजेडली CIA ने जानबूझकर इस फ्लाइट को क्रैश करवाया था इंडिया और चाइना के बीच में बढ़ते हुए रिश्ते को खराब करने के लिए। माना जाता है कि CIA ने लाल बहादुर शास्त्री से लेकर होमी भाभा तक को असैसिनेट किया था क्योंकि वो लोग अमेरिका के लिए एक डायरेक्ट थ्रेट पैदा कर रहे थे। होमी भाभा ने तो 1965 में यहां तक कह दिया था कि भारत 1966 तक न्यूक्लियर सुपर पावर बनने वाला है, जो कि अमेरिका को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। और मजेदार बात यह है कि इस बात की इंटेल IB को नहीं मिली बल्कि खुद CIA ने इस बात को कबूल किया है। इतनी क्लूलेस थी इंडियन इंटेलिजेंस उस समय पर कि आप उनको राहुल गांधी से कंपेयर कर सकते थे। आज राहुल गांधी के इंडिया अलायंस के जो मेंबर्स हैं वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी जी को हमारा लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाइए, तो इनके खुद
खुद के allies कह रहे हैं कि भैया हमको दूसरा लीडर ऑफ ऑपोजिशन चाहिए, लेकिन राहुल गांधी आज भी अपने आप को एक मास लीडर मानते हैं। तो आजादी के बाद से इतनी बुरी हालत चल रही थी भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी की, लेकिन यहां पर आता है भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए एक पॉजिटिव ट्विस्ट। 1966 में इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनती हैं और वो इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज को, नेशनल सिक्योरिटी को बहुत सीरियसली लेती है। वो आईबी के बाइफरकेशन की बात करती हैं। बेसिकली वो चाहती थी कि आईबी से हटकर एक ऐसा इंटेलिजेंस आउटफिट बने जो सिर्फ इंडिया के एक्सटर्नल थ्रेट्स को और इंटेलिजेंस को कलेक्ट करने पर फोकस करे, जैसा कि अमेरिका में CIA है और ब्रिटेन में MI6 है। क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू, इंदिरा गांधी ने भारत की नेशनल सिक्योरिटी को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दी, आईबी को बाइफरकेट किया और एक नई एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी डेवलप की, और कैबिनेट सेक्रेटरी DS जोशी के रिकमेंडेशन पर इस एजेंसी का नाम रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ रखा जाता है। और इंदिरा गांधी ने रॉ को सेटअप करने की पूरी जिम्मेदारी RN काओ नाम के एक एक्सपीरियंस स्पाई को दी। RN काओ एक कश्मीरी हिंदू थे एंड ही इज वाइडली कंसिडर्ड एज वन ऑफ इंडियाज ग्रेटेस्ट स्पाइज। आपको बता दें कि ये वही शख्स है जिन्होंने 1982 में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की फॉर्मेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। वो उस समय खुद आईबी के जॉइंट डायरेक्टर भी थे और नेहरू के सिक्योरिटी ऑफिसर भी रह चुके थे। इंदिरा गांधी ने उन्हें पूरे तरीके से रॉ की ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए फ्री हैंड दिया। RN काओ ने CIA, MI6, मोसाद, फ्रेंच इंटेलिजेंस और जापानीज इंटेलिजेंस को डीपली स्टडी करके रॉ की एक ब्लूप्रिंट तैयार की। RN काओ ने साथ में यह भी मैंडेटरी करवाया कि रॉ की किसी भी स्पाई का नाम, डॉक्यूमेंट, रिपोर्ट या कुछ भी कभी भी पब्लिक डोमेन में नहीं आना चाहिए, जिसके कारण आप देखोगे कि रॉ के किसी भी डिपार्टमेंट के सामने ऑफिसर्स की नेम प्लेट या डेजिग्नेशन तक नहीं होती है। और जैसा कि हमने कहा, रॉ की ये जो नई फॉर्मेशन हुई थी, इससे इंटेलिजेंस ब्यूरो बिल्कुल भी खुश नहीं था। RN काओ जब आईबी के सीनियर हेड SP वर्मा और MML हुजा से इस ऑर्गेनाइजेशन को बेटर बनाने के लिए सजेशन मांगते हैं, तो दोनों ने काओ के साथ कोऑपरेट करने से मना कर दिया एलिजिडली। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? आईबी ने अच्छे ऑफिसर्स रॉ में ट्रांसफर करने से भी मना कर दिया। आईबी से सिर्फ 250 स्टाफ मेंबर्स को रॉ में ट्रांसफर किया जाता है। इसके बावजूद शंकरन नायर और सरदार हसन वालिया के हेल्प से RN काओ ने रॉ को एक वेल फंक्शनिंग बेसिक ऑर्गेनाइजेशन कम से कम बनाया। रॉ का अब मेजर टास्क था अपनी सभी स्पाइस को पूरी दुनिया के देशों में इम्प्लांट किया जाए ताकि वहां वो इंटेलिजेंस गैदर कर सके। इसीलिए काओ ने फॉरेन सेक्रेटरी TN कॉल की हेल्प ली और इसके बाद कई देश के इंडियन एम्बेसीज में वैकेंसीज निकालनी शुरू की, जिसकी हेल्प से इंडियन स्पाइस को उन देशों में इम्प्लांट करना शुरू किया गया। काओ ने रॉ में फर्दर डिविजन्स भी बनाने शुरू किए, जैसे इंफॉर्मेशन, इकोनॉमिक और साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिविजन्स। और काओ के इनिशिएटिव की वजह से रॉ की इंटेलिजेंस कलेक्शन का सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो गया, जिसका फायदा धीरे धीरे भारत को डायरेक्टली होने लगा। रॉ का पहला बड़ा टेस्ट आता है 1971 में ईस्ट पाकिस्तान में। काओ को पता चलता है कि CIA की मदद से पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ कुछ बड़ा प्लान करने जा रहा है। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को पहले से ही सजेस्ट कर दिया था कि वो USSR के साथ एक ट्रीटी साइन करे, जिसमें कि अगर इंडिया पर कोई भी अटैक होता है तो USSR उसे अपने ऊपर अटैक समझ के हमें कम से कम प्रोटेक्ट करे। रॉ को इंटेल पता चलती है कि पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान में 1971 में ऑपरेशन सर्चलाइट लॉन्च करने वाली है, जहां पर किसी भी एंटी पाकिस्तान पर्सन को या सेंटिमेंट को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। जिसके बाद काओ ये डिसीजन लेते हैं कि अल्टीमेटली ये इंडियन नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत डेंजरस है और इंडिया को यहाँ पर इंटरवीन करने की जरूरत है। फिर रॉ ने ईस्ट बंगाल में बंगाली स्पीकिंग लोगों को सुंदरबन के कैंप में मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी शुरू की और इस फोर्स को मुक्ति वाहिनी का नाम दिया। और जब पाकिस्तान ने 1971 में ईस्ट पाकिस्तान में ऑपरेशन सर्चलाइट लॉन्च की और इसमें जिस तरह से इनह्यूमैनिटी की गई थी, उसको देखकर इंडिया ने इंटरवीन किया, जिसके बाद अमेरिका ने इंडिया पर हमला करने की कोशिश की, जिसके काउंटर में रशिया ने अमेरिका के खिलाफ अपनी न्यूक्लियर सबमरीन्स बे ऑफ बंगाल में डिप्लॉय कर दी, जिससे अमेरिका को लास्ट मोमेंट पर फिर पीछे हटना पड़ा। और वहीं इंडियन फोर्सेस मुक्ति वाहिनी के साथ मिलकर पाकिस्तान को ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया, जिससे अल्टीमेटली ऑलमोस्ट 1 लाख पाकिस्तानी फोर्सेस ने अपनी चड्डी बनियान बेल्ट सब उतार के इंडिया के सामने सरेंडर किया और इससे बांग्लादेश का फॉर्मेशन होता है। इनफैक्ट बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने खुद ये एक्सेप्ट किया है कि RN काओ इज द ब्रेन बिहाइंड द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश। तो यहाँ पर रॉ ने पहली बार दुनिया को अपनी पावर दिखाई और ऑलमाइटी CIA के प्लान को भी फेल कर दिया। इसके बाद आता है रॉ का एक और बड़ा सक्सेस कि जब तक CIA फिगर करे कि भैया ये ईस्ट पाकिस्तान में हुआ क्या, तब तक 1974 में इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट भी करवा लिया। ये न्यूक्लियर टेस्ट प्रोग्राम इतना सीक्रेट में हुआ कि जब तक ये टेस्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ, तब तक किसी भी देश की एजेंसी, चाहे CIA हो, चाइना हो, पाकिस्तान हो, किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चला। कैनेडियन और ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने तो ओपनली ये एडमिट भी किया है। इसके बाद 70s में रॉ को पता चलता है कि एक अटेम्प्ट किया जा रहा है अमेरिका और चाइना के द्वारा
सिक्किम में इंटरफेयर करने का, जो कि उस समय पर इंडिया का एक प्रोटेक्टोरेट स्टेट था। और इस इशू को रिजॉल्व करने की जिम्मेदारी इंदिरा गांधी ने फिर से रॉ को दी। इस पूरे ऑपरेशन को आर एंड काओ फिर से लीड करते हैं और इंडिया डिसाइड करती है कि सिक्किम को इंडिया से यहाँ पर मर्ज करना जरूरी है। रॉ ने सिक्किम में प्रो इंडिया और प्रो डेमोक्रेसी लोकल लीडर्स को सपोर्ट करना शुरू किया, जैसे काजी लेंडुप दोरजी, और उन्हें अलेजेडली फाइनेंशियल और ग्राउंड सपोर्ट प्रोवाइड किया गया। आर एन काओ ने 1970 में अजीत डोवल को सिक्किम एज एन अंडरकवर एजेंट भी भेजा ताकि वो वहां जाकर लोगों में और पार्टीज में प्रो डेमोक्रेसी सेंटिमेंट पैदा कर सके। दोरजी अल्टीमेटली सिक्किम के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं 1975 में, और ठीक इसके एक साल के बाद वो सिक्किम को इंडिया में मिलाने की बात करने लगते हैं, जिसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने वहां पर एक रेफरेंडम करवाया जिसमें 98% सिक्किम के लोगों ने इंडिया के साथ जुड़ने के लिए वोट किया, जिसके कारण 1975 में सिक्किम इंडिया का 22nd स्टेट बन जाता है। तो इंदिरा गांधी के अंदर जो अप स्विंग आया था, अनफॉर्चुनेटली वो सस्टेन नहीं हो पाया। देखिए, रॉ ने अपने गोल्डन ईयर्स इंदिरा गांधी के अंदर देखे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रॉ का डाउनफॉल तब शुरू हो जाता है जब मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। और यहां पर हमारी रिसर्च में हमको कुछ ऐसे एलिगेशंस मिले हैं जिनको सुनकर आप सही मायने में चौंक जाएंगे। मोरारजी देसाई रॉ को बेसिकली इंदिरा गांधी की एजेंसी मानते थे और उनकी सरकार में एक इतनी पावरफुल एजेंसी होने का आइडिया उन्हें पसंद नहीं था। तो उन्होंने रॉ के ऊपर कई बड़े बड़े क्रैकडाउन्स करने शुरू कर दिए। उन्होंने रॉ से डायरेक्ट 600 लोगों को निकाल दिया। उन्होंने रॉ के ऑलमोस्ट सभी रीजनल ऑफिसेज पर ताला लगा दिया और आर एन काओ को भी जबरन लंबी छुट्टी के लिए भेज दिया। और एक ऐसे समय पर जहां रॉ को कमजोर किया जा रहा था, वहां पर रॉ को एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है कि पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर टेस्ट करने के लिए जा रहा है। रॉ ऑब्वियसली चाहता था कि इसको रोका जाए क्योंकि ये इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ये इंफॉर्मेशन उस समय प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई को मिलती है, जो कहते हैं कि भाई रॉ इसमें कोई भी एक्शन नहीं लेगा क्योंकि उनका मानना है कि ये पाकिस्तान का इंटरनल मामला है। अरे ये क्या लॉजिक है यार? ये तो वही बात हुई कि ठाकुर देख रहा है कि गब्बर हमारे गांव के बगल में आके सेटल हो गया है, इतने बंदूकें बम बारूद उसने जमा करके रखा हुआ है, पूरे डिस्ट्रिक्ट से गुंडे इकट्ठा कर रहा है, रोज स्पीच भी दे रहा है कि ठाकुर के गांव को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन ठाकुर सारे गांव वालों को बोल रहा है कि अरे यार टेंशन मत लो, ये गांव के बाहर रहता है, ये उसका इंटरनल मामला है। पागल हो गए हो क्या यार? इनफैक्ट रॉ की उस समय मोसाद के साथ भी एक अच्छी रिलेशनशिप थी। जब इजराइल को ये इंटेल पता चलती है तो इजराइल तुरंत पाकिस्तान की इस रिसर्च लैब पर अटैक करने का प्लान बनाता है, लेकिन इजराइल चाहता था कि अपने फाइटर जेट्स को इंडिया में रिफ्यूल किया जा सके क्योंकि इजराइल और पाकिस्तान में बहुत लंबा डिफरेंस है। लेकिन इस परमिशन को मोरारजी देसाई ने ग्रांट नहीं किया। इनफैक्ट मोरारजी देसाई को उस समय पर पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी मिला था, निशाने पाकिस्तान। एक फेमस अमेरिकन जर्नलिस्ट सेमोर हेर्श तो कहते हैं कि मोरारजी देसाई एक CIA के एजेंट थे। इसके बाद एक दिन ये भी एलिज किया जाता है कि मोरारजी देसाई ने एक दिन एक टेलीफोन कॉन्वर्सेशन में अलेजेडली पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जियाउल हक को बता दिया था कि पाकिस्तान जो न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप कर रहा है, इसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, हम कुछ नहीं करेंगे। जिसके बाद पाकिस्तान ने सभी रॉ स्पाई नेटवर्क्स को ट्रेस किया और कई रॉ एजेंट्स को मरवाया और इस वजह से रॉ पूरी तरह से डिमोरलाइज हो गई थी। उसके बाद आता है कारगिल वॉर, जहां पर एक मिसकम्युनिकेशन होता है। कारगिल वॉर के जस्ट पहले पाकिस्तान ने कारगिल के ऑपोजिट में अपने आर्टिलरी और मोर्टार रेजिमेंट्स को इंक्रीज कर दिया था। ये डिटेल रॉ के द्वारा फॉरवर्ड की गई थी, लेकिन बॉर्डर गार्ड मिलिट्री इंटेलिजेंस ने इसका रीजन कुछ और बताकर इस पूरे इशू को ही निग्लेक्ट कर दिया था, जबकि इंटेल क्लियरली ये मेंशन कर रहा था कि कारगिल में कुछ होने वाला है। इसमें रॉ भी चूकी थी क्योंकि पाकिस्तान ने उसी समय नॉर्दर्न FCNA यानी फोर्स कमांड नॉर्दर्न एरियाज रीजन में 2 नए बटालियन डिप्लॉय किए थे, पर रॉ इनिशियली इसको ट्रैक नहीं कर पाया था। कारगिल के युद्ध के बाद अलग अलग इंटेलिजेंस एजेंसीज के बीच में बेहतर फ्लो हो सके, इसके लिए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल डेवलप किया जाता है। इसे धीरे धीरे रॉ का फंक्शनिंग मॉडल और इफेक्टिव और बेटर होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसी टाइम पर फिर से सेंटर में वीक गवर्नमेंट आती है। उसमें एक प्राइम मिनिस्टर हमारे थे इंदिरा गुजराल, जिसके टेन्योर में रॉ वापस से बहुत इनफेक्टिव होने लगी। इवन मेजर गौरव आर्या जैसे डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक गुजराल भी मोरारजी देसाई की तरह ही रॉ से ज्यादा पाकिस्तान के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे थे। एक जो है गुजराल साहब जब हमारे प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने रॉ के जितने एजेंट्स थे, जितने हमारे एसेट्स थे, उन सब का पता पाकिस्तानियों को दे दिया, सब के सब मारे गए। प्रिंट करके पेपर पे लिस्ट शेयर की। ये है, इसका असली नाम ये है, ये यहाँ रहता है, जाओ हेलो बोल दो उसको। पाकिस्तान में रहता, मतलब जो काम कर रहा था हमारा। जी जी। पाकिस्तान, बलूचिस्तान, मतलब पूरे पाकिस्तान में, बलूचिस्तान तो पाकिस्तान में ही है। अबे तू उसकी तरफ है कि मेरी तरफ है? मैं तो आपकी तरफ। ये कैसा मेरी तरफ है? उंगली उसकी तरफ है लेकिन दिल आपकी तरफ है। इतना काफी नहीं था तो बाकी कसर हामिद अंसारी ने भी पूरी कर दी। वो उसके अलावा हामिद अंसारी जो VP थे हमारे, हाँ, जब एम्बेसडर थे ईरान के, ईरान में जितने एसेट्स थे उनकी सूचना दे दी ईरान को, सब के सब। किस लिए? अब आप अंदाजा लगा लीजिए किस लिए।
अपने लोगों का डेथ वारंट साइन कर दिया। एंड दिस वाज द स्टार्ट ऑफ अ डार्क पीरियड फॉर रॉ। इस दौरान एक ट्रेंड डेवलप हो गया कि रॉ अपना काम तो कर रही थी, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट या तो उस इंटेलिजेंस को सीरियसली नहीं लेती थी या मिसकम्युनिकेशन के कारण पूरा ऑपरेशन ही फेल हो जाता था। 2005 में डोवल ने रॉ के साथ मिलकर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद को एलिमिनेट करने के लिए एक प्लान बनाया था। अलेजिडली प्लान ये था कि दाऊद की जो बेटी थी उसकी शादी पाकिस्तान के क्रिकेटर जावेद बियादात के बेटे से हो रही थी। 2005 में दुबई के एक होटल में उसी लोकेशन पर डोवल ने दाऊद को एलिमिनेट करने का प्लान बनाया था, जिसमें वो छोटा राजन के गैंग को रिक्रूट करते, क्योंकि छोटा राजन दाऊद का राइवल था। लेकिन गेस व्हाट, मुंबई पुलिस ने इस मामले में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया और छोटा राजन के गैंग को अरेस्ट कर लिया। माना जाता है कि दिस वाज पॉलिटिकली मोटिवेटेड, जिसकी वजह से दाऊद को एलिमिनेट करने का जो प्लान है वो लास्ट मोमेंट पर फेल हो जाता है। इसके ठीक 3 साल के बाद 26/11 का अटैक होता है, जिसमें 160 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। उसमें भी रॉ के पास अपेरेंटली इस अटैक का इंटेल मिलता है। 19 नवंबर 2008 को मुंबई में रॉ के ऑपरेटिव्स ने एक सस्पिशियस कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट किया, जो साफ तरीके से एक पॉसिबल अटैक का इंडिकेशन देता है। ये इनसाइट एमके नारायणन को भी फॉरवर्ड किया जाता है, जो उस समय पर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, और बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज को भी, जैसे डायरेक्टर जनरल ऑफ द कोस्ट गार्ड। बट गेस व्हाट, अगेन ग्राउंड लेवल पे इसे सीरियसली नहीं लिया जाता। लोकल पुलिस के साथ कोई प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं की जाती है, और ये खुद विक्रम सूद का कहना है, जो एक्स रॉ चीफ थे। You pick it up and say it's happening in September or July. You find the people going on alert. Then after 2 months, the alert is withdrawn. So they know that after this is the staying power of the police or the establishment. They lose interest. बताइए, ये हालत थी उस समय पर। मनमोहन सिंह was no इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के बारे में देखिए, आप बहुत सारी चीजें बोल सकते हैं। उन्होंने अपनी करियर में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की, लेकिन वो इकलौती कांग्रेस की ऐसी प्राइम मिनिस्टर थी जिन्होंने इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी को बहुत सीरियसली लिया था, पूरी प्रायोरिटी दी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यूपीए की गवर्नमेंट के अंदर रॉ को प्रॉपर इन्वेस्टमेंट नहीं मिली, रॉ को प्रॉपर पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं मिला, जिस वजह से यूपीए का जो राज था दैट बिकेम अ डेकेड ऑफ टेरर इन इंडिया। अगर आप 2000s में बड़े हुए हैं भारत में, तो आपको याद होगा कि दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में तो मार्केट जाने से लोग डरते थे। पूरे देश में इस डेकेड में इतने बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, लोगों का नॉर्मल जिंदगी से भरोसा उठ गया था। लेकिन 2014 में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल चेंज होता है भारत में, और वो है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इलेक्ट होकर भारत में आते हैं, और मोदी सरकार के आने के बाद नेशनल सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस को दोबारा ड्यू इंपॉर्टेंस दी जाती है। मोदी अजीत डोवल को एज इंटेलिजेंस हेड अपॉइंट करते हैं, और देन उसके बाद देखिए कि पिछले 10 साल के कंपैरिजन में इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज कितनी बेहतर तरीके से काम करने लगती हैं। आपको याद होगा 2016 में जब उरी में पाकिस्तानी आतंकियों ने अटैक किया था, उसके रिस्पॉन्स में इंडिया ने जो सर्जिकल स्ट्राइक पीओके में की थी, जहां पर हमारे बॉर्डर पर सारे आतंकी लॉन्च पैड्स को जाकर डिस्ट्रॉय किया गया था, वहां पर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने एक बड़ी भूमिका निभाई थी। रॉ के इनपुट्स ने इंडियन आर्मी को सर्जिकल स्ट्राइक्स के लिए प्रिसाइज प्लानिंग में मदद की थी। 2019 में जब पुलवामा का अटैक हुआ था, उसके बाद रॉ ने ही जैश ए मोहम्मद के बालाकोट ट्रेनिंग कैंप की लोकेशन आइडेंटिफाई की थी, यहां तक कि उस लोकेशन पे जो 300 जिहादी मौजूद थे उनको भी आइडेंटिफाई किया था। रॉ ने इंडियन एयरफोर्स को वेदर, टेरेन और पाकिस्तान डिफेंसेस के इनपुट्स दिए थे फॉर प्रिसाइज टारगेटिंग। स्ट्राइक के बाद रॉ ने सैटेलाइट इमेजरी और सर्वेलेंस से डैमेज को भी असेस किया था और ऑपरेशन की सक्सेस को भी वेरीफाई किया था। इनफैक्ट सक्सेसफुल एयर स्ट्राइक्स के बाद खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रॉ को थैंक्स किया था फॉर द एक्शनेबल इंटेलिजेंस। एंड वन ऑफ द बिग मास्टर स्ट्रोक्स ऑफ रॉ एंड द इंडियन गवर्नमेंट हैज बीन कि उन्होंने तालिबान से फ्रेंडशिप करके पाकिस्तानी और पाकिस्तानी जिहादियों को गंदा चेकमेट किया है। देखिए, पिछले 30 सालों में इंडिया ने अफगानिस्तान के लोगों को हर पॉसिबल मदद की है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो, मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करनी हो, नई पार्लियामेंट बिल्डिंग हो, स्कूल्स हो, डैम्स हो, हाईवेज हो, हॉस्पिटल्स हो। इंडिया ने अपनी तरफ से फुल सपोर्ट दिया है अफगानिस्तान के लोगों को, जिस वजह से अफगानिस्तान के लोगों के दिल में इंडिया के लिए एक अच्छी गुडविल बनी हुई है। आज के दिन ज्यादातर अफगानी इंडिया को एक प्यारा दोस्त मानते हैं। India and Afghanistan are friends. Their relations are really good. Guys, Afghanistani, Hindustani, bye bye. हम अफगानी है। हम अफगानी इंडिया से दोस्ती। ये तो सबको मालूम है कि हम बचपन का दोस्त है हिंदुस्तान के साथ। तालिबान भी अफगानिस्तान के लोगों पर इंडिया के पॉजिटिव इंपैक्ट को समझता है। देखिए, तालिबान अल्टीमेटली एक अफगान नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी है। तालिबान पाकिस्तान को और उसकी आर्मी को भी पसंद नहीं करता जो अफगानिस्तान में हिंसा करते हैं। और आप ये भी जानिए कि ज्यादातर तालिबान में पश्तून भरे हुए हैं, और उन्होंने देखा है कि पाकिस्तान के अंदर पश्तून कम्युनिटी के साथ पाकिस्तानी आर्मी किस तरह से जुल्म कर रही है। The Pashtuns are protesting decades of oppression. They're shaking the throne of these generals.
Look at these pictures on your screen. This happened on Sunday, a long march by the Pashtuns. Thousands marched against the Pakistani army in the Khyber Pakhtunkhwa province. और रॉ ने इसी गुडविल का इस्तेमाल भी किया है और तालिबान के साथ अपनी रिलेशनशिप भी बेहतर डेवलप की है। रॉ ने तालिबान को फंड्स दिए हैं जिसके बदले रॉ पाकिस्तान में टारगेट्स प्रोवाइड करता है और भैया अननोन मैन तो अपना काम कर ही रहे हैं। पिछले कुछ सालों में 20-30 ऐसे लोग हैं जो इंडिया की मोस्ट वांटेड लिस्ट पर थे जिनको अननोन मैन ने निपटा दिया है। चाहे ख्वाजा शाहिद हो जिसने 2018 में इंडियन आर्मी कैंप्स पे हमले किए थे, जहूर मिस्त्री हो जो कांदाहार IC-814 हाईजैक में शामिल था, फारूक जो हाफिज सईद का एक क्लोज था, हाफिज सईद के बेटे को अननोन मैन ने साफ कर दिया है, परमजीत सिंह पंजवार जो चीफ ऑफ खालिस्तान कमांडो फोर्स था और कनाडा का हरदीप सिंह निज्जर जो एक बड़ा खालिस्तानी था। वैसे तो अगर आप देखें तो चाइना का जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट है पाकिस्तान में सीपेक, जिसके थ्रू वो ग्वादर पोर्ट को डेवलप करना चाहते हैं, वो भी पूरी तरह से बलोच लिबरेशन आर्मी की वजह से अटका हुआ है। इस प्रोजेक्ट ने चाइना और पाकिस्तान दोनों को अभी तक हजारों करोड़ों का नुकसान पहुंचाया है और अलेजेडली ये बोला जाता है कि रॉ इसमें BLA को सपोर्ट कर रही है और फंड्स दे रही है। पाकिस्तानी मिनिस्टर रोज इस बात पर रोना गाना करते रहते हैं कि इस तमाम शोरिश के पीछे एक इंटरनेशनल टेररिस्ट मुल्क इंडिया का हाथ है, जिसमें कनाडा तक आप जाएं इसके हाथ खून से रंगे हुए हैं। कनाडा में लोग इससे महफूज नहीं है। और अभी तक मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने इस वीडियो में एक ट्रेंड नोटिस किया है कि नहीं। रॉ जनरली तब सक्सेसफुल होता है जब देश में एक नेशनलिस्ट प्राइम मिनिस्टर हो। रॉ वाज एट इट्स स्ट्रॉन्गेस्ट व्हेन इंदिरा गांधी वाज प्राइम मिनिस्टर। नाउ प्राइम मिनिस्टर मोदी आए हैं और रॉ फिर से और एफिशिएंटली काम कर रही है। और देखिए एक अनफॉर्चुनेट बात यह है कि रॉ डिस्पाइट बीइंग द इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड एंड द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, उसके बावजूद रॉ अभी भी बहुत अंडरफंडेड और अंडरस्टाफ्ड है। CIA में अराउंड 20,000 एम्प्लॉइज हैं। मोसाद जिसकी पॉपुलेशन एक छोटी सी फ्रैक्शन है भारत की, उसमें 7,000 एम्प्लॉइज हैं, जबकि माना जाता है कि इंडिया के रॉ में 5,000 से 10,000 के आसपास लोग काम करते हैं। बताइए यार, द अमाउंट ऑफ फंडिंग दैट रॉ रिसीव्स इज आल्सो अ फ्रैक्शन ऑफ व्हाट द CIA रिसीव्स। और देखिए कि रॉ इतने मुश्किलों के बावजूद इतने बड़े-बड़े अचीवमेंट्स कर पाया है। द पॉइंट इज कि डिस्पाइट रॉ के पास ना प्रॉपर स्टाफ है ना प्रॉपर फंडिंग है, फिर भी डेडिकेटेड लोगों की वजह से ये अपने कैपेबिलिटी से ज्यादा परफॉर्म कर रहे हैं। और रॉ के सक्सेसफुल होने के लिए सबसे बड़ी रीजन ये है कि एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है जिसके पास एक प्रॉपर विजन है देश के लिए और पॉलिटिकल विलिंगनेस। इंदिरा गांधी और RN काओ के टाइम पर रॉ के पास ये दोनों चीजें थी और अब मोदी और डोवल के टाइम पर भी ये दोनों चीजें रॉ के पास अवेलेबल है। लेकिन देखिए सिर्फ विल पावर काफी नहीं होती है। वैसे तो बहुत लोग कहते हैं कि भाई मेरे पास लड़की पटाने की विल पावर है, लेकिन यार सिर्फ उतने से लड़की पट नहीं जाती ना, और चीजें भी करनी पड़ती है। जैसा कि जेन ज़ी के लोग बोलते हैं ना, थोड़ा रिज भी होना चाहिए। How do you do, fellow kids? देखा जेन ज़ी, मुझे भी आपकी लैंग्वेज आती है यार। देखिए ये बहुत जरूरी है कि रॉ को प्रॉपर फंडिंग मिले ताकि एक स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ एम्प्लॉइज बनाई जा सके। इंडिया जैसे देश के लिए कम से कम 30 या 40 हजार हाईली स्किल्ड एम्प्लॉइज रॉ में होने चाहिए और अगर उनको अपनी जान दांव पे लगानी है देश के लिए तो उनको पेमेंट भी अच्छी मिलनी चाहिए। और अल्टीमेटली मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि रॉ की एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए, रॉ की पावर को इंप्रूव करने के लिए, इंडिया की इंटेलिजेंस पावर को बेहतर इंप्रूव करने के लिए क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं पॉलिटिकली बाय द गवर्नमेंट। प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे अपने ओपिनियंस और अपने सजेशन जरूर बताएं। I'd love to read them। और देखिए अगर आप हमारे अभी तक पेट्रियन पे या यूट्यूब पे मेंबर नहीं बने हैं तो जरूर बनिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज गिव अस अ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। और आप सबको एक सेकंड प्रणाम।